लंबे समय से आप सभी की एक छोटी सी डिमांड थी मेरे से कि सर अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो तो होगी, जब भी होनी है तो होनी है। ठीक है, 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। और हाँ, ये चीज़ें सेल्फ स्टडी वालों के लिए ज़्यादा सही रहती है, कोचिंग वालों के लिए नहीं। क्योंकि कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं वो कोचिंग के अनुसार चल रहे होते हैं, तो उनको फिर ये शेड्यूल काम के नहीं है। क्योंकि उनकी ये पूर्ण रूप से एक मेरा मत है, ठीक है। हो सकता है आप इसमें सहमत नहीं भी हो तो कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कि ये मत आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप उसको ठीक है अनुसरण कर सकते हैं। पार्शियली भी फ़ायदेमंद हो सकता है, कुछ चीज़ें ठीक लगेगी आपको, कुछ नहीं भी लगेगी। आपको हो सकता है कि बिल्कुल भी ठीक ना लगे, तो वो आपकी एक प्रकार से स्वतंत्र सोच है, कोई स्रोत नहीं है। मैं किसी किताब का नाम नहीं लूँ, आपके पास में अगर पैनोरमा पढ़ रहे हो आप तो चलने दो, लक्ष्य पढ़ रहे हो तो चलने दो, सवाल वहीं से आते हैं। आप नाथ पढ़ रहे हो तो चलने दो, आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं चलने दो, किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं चलने दो, ठीक है, पर्याप्त है। मटेरियल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पढ़ते कैसे हो, है ना। बस जो भी पढ़ रहे हो उस पर पूरा भरोसा करके पढ़िए। कोचिंग कर रहे हो, उसकी सामग्री है, उसको चलने दो, फिर 3-3 4-4 किताबें लाने की आवश्यकता। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, तो मैं मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि किस तरह से आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं अध्यापक की और कौन से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले, क्योंकि अभी भर्ती है नहीं तो थोड़ा सा बच्चों में एक ठंडापन सा होता है कि पता नहीं कब आएगी, और जब सामने परीक्षा नहीं हो या भर्ती का विज्ञापन नहीं होता है तो एक मोमेंटम नहीं बन पाता है, गति नहीं बन पाती है, और हम कई बार अपना समय यूं ही फिजूली खर्च करना शुरू कर देते हैं। कई सारे यूं कहिए कि र्यूमर्स है वो चलते रहते हैं, तो फिर उनके चलते एक स्टूडेंट, स्वाभाविक सी बात है जो सबको सुनता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी पढ़ाई कर नहीं पाता, ठीक है। तो फिर जब वो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर उसका समय खराब हो जाता है, तो थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता है, नेगेटिव सा हो जाता है। तब कुछ बच्चे मेरे तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं सर थोड़ा सा आप बताइए इसको किस तरह से किया जाए। अब देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट ने जिसने भी बीएड या बीएसटीसी करी है उसको इन प्रश्नों में उलझे बिना अपने काम पे लग जाना चाहिए, ताकि जब भी भर्ती आएगी उसको निराशा नहीं होगी, क्योंकि वो अपना सिलेबस पढ़ चुका होगा। और वैकेंसीज कब आएगी, कैसे आएगी, ये प्रश्न तो तब बनता है जब आपका पाठ्यक्रम 2-4 बार आपने ठीक से पूरा कर लिया है। अगर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि वैकेंसीज कब आएगी, तो मुझे लगता है कि हम गलत हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए। अब आप एक आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता, देखो मैं मोटे मोटे आंकड़े बताऊंगा, आप इसमें गलती मत निकालना, मोटे मोटे आंकड़े, ठीक है। अध्यापक भर्ती परीक्षा चाहे L2 हो चाहे L1 हो, इसके सिलेबस को हम 5 भागों में बांट देते हैं। एक तो आता है इसमें पूरा राजस्थान का सामान्य अध्ययन, ठीक है। अब देखिए, राजस्थान सामान्य अध्ययन इसलिए लिख रहा हूं कि इसमें आपके इतिहास, संस्कृति, भाषा, भूगोल, समसामयिक, राजस्थान का जीके वगैरह सब आ जाता है। और राजस्थान का सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में आपको पता है कि क्या क्या रहता है। राजस्थान का ज्योग्राफी रहती है, राजस्थान का इतिहास रहता है, राजस्थान की संस्कृति रहती है, और राज व्यवस्था का भी एक आधा टॉपिक है उसमें, राज व्यवस्था, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपकी भाषा, और इसके साथ साथ में समसामयिक, और एक आपके सामान्य जीके जिसमें कोई छोटी मोटी योजनाएं, प्रतीक चिन्ह, खेल खिलाड़ी, उस टाइप से, राइट टू एजुकेशन। और एक इसमें और ले लेते हैं अपन, शैक्षिक परिदृश्य, एक ये भाग है, ठीक है। तीसरा जो भाग है उस भाग में आपके मनोविज्ञान और प्लस आईसीटी ले लो, ठीक है, आईसीटी।
और चौथा जो भाग अपन ले लेते हैं वो है आपके विषय। ठीक है, विषय में आपके SST आ जाता, पर्यावरण आ जाता है, मतलब भाषा आ जाती है, जो भी है अब लिखूंगा नहीं विषय में। ठीक है, सब्जेक्ट L1 में L2 में कुछ इसी टाइप से है। तो अब देखिए आप, ये शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान और ICT और ये विषय। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने कितने मार्क्स का कुछ रहता है, मोटा मोटा अनुमान बता देते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन और ये लगभग लगभग आप मान के चलिए 160 अंक के आसपास रहता है, 100 + 60 अंक। आप कहोगे सर नहीं सर, आप इससे कम होता है, तो मैं कहूँगा देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा ये रहती है आपके 100 अंकों की। फिर करंट अफेयर्स और आपके राजस्थान GK वगैरह ये 30-40 सवाल और हो जाते हैं, कुल मिला के 160 अंक हो जाते हैं। लेकिन 50-60 के आसपास लगभग बैठ जाता है। इससे ज़्यादा ही होता है, मैं एक मोटा मोटा अनुमान बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है टीचिंग मेथड, जो कि 40 अंकों के होते हैं। ठीक है, और शैक्षिक परिदृश्य RT वगैरह ये लगभग 20 अंक के आसपास होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 60 अंक। अब ये कोई वैसे क्या है कि कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर जैसे एक पोर्शन है राजस्थान GK का, दूसरे पोर्शन में इन्होंने एक पॉइंट लिख लिया कि राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य एंड राजस्थान का GK और उस टाइप से, तो ठीक है 5-7 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। मनोविज्ञान और ICT और एक है आपकी विषय। अब ये 220 हो गए, पीछे बचे 80 नंबर। ठीक है, अगर 80 नंबर की बात करें तो सब्जेक्ट जो है ये टोटल 5 है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट 10 अंक का है, तो 10 × 5 = 50 अंक का हो जाता है ये। ठीक है, और 30 अंक का पीछे कितना बचा, 30 अंक का, जिसमें 10 + 20 30 अंक का ये हो जाता है मनोविज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार 30 अंक का, तो 50, 30, 60, ये 80 और 60 140 हो जाते हैं, और 160 300 अंक का टोटल, ये 4 सेगमेंट हो गए। अब इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सामान्य सी बात, कि कैसे भी पैटर्न वगैरह चेंज हो जाए ना, ये पोर्शन हट नहीं सकता। ये 160 का जो है ना, ये 150 मान लो आप, इसको तो हटना नहीं है। शिक्षण विद्या RT हटना नहीं है, मनोविज्ञान हटेगा नहीं, ICT हटेगा नहीं, ये विषय हटेगा नहीं। अब कुछ भी पैटर्न हो जाए, ये सब में रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि टीचिंग मेथड कभी हटाए नहीं जा सकते। ये हमारे NCF में भी है, ये हमारी शिक्षा नीति में भी है। साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और सब्जेक्ट का ज्ञान प्लस क्षेत्रीय ज्ञान, ये हट ही नहीं सकता। तो अब पैटर्न में देखो, जो 300 अंकों का उसको 500 कर लें, भले इधर उधर कर लें, तो ठीक है, किसी का वेटेज बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, बट सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, उसमें से 2-3 पार्ट से मान लो मनोविज्ञान में ऐड कर लिए, एक आधा हटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तैयार कर लिया। फिर जो भी 10-20% चेंजेस मान लो होता है, तो आपको फिर वो 10-20% चेंजेस ही पढ़ना है। नहीं तो अगर आप पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये सिलेबस बांट लिया, ये बांटने के बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास में लिमिट 2 ही दो। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो GK है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, 50-60% अकेला कवर करता है। इसको आप दीजिए। इसको कैसे देना, जैसे मान लो इतिहास पढ़ लिया आपने 15-20 दिन तक, संस्कृति पढ़िए, फिर भूगोल पढ़िए, उसके बाद में आप थोड़ा भाषा को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप राजस्थान का साथ साथ में करंट देखते रहिए। डेली आप कोई मूमल की या नाथ की कोई भी किताब ले लो, जैसे खाली टाइम होते हो राजस्थान का करंट पढ़ते रहो आप, तो करंट साथ में चलता रहेगा। ठीक है, इतिहास संस्कृति पे थोड़ा विशेष देख लो, भूगोल है वो आप देखते रहिए, पुराना देखिए नया देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपके पास पुस्तक है देखते रहिए, क्योंकि नए पुराने के कोई 1-2 सवाल इधर उधर होंगे, ज्यादा होगा नहीं कुछ भी। राज व्यवस्था है तो एक आधा सवाल आता है, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, लेकिन विशेष जोर आप किस पे दे, विशेष जोर आपको देना चाहिए इतिहास संस्कृति भूगोल पे।
ठीक है। और भाषा है तो आपको पता है कि 11वीं 12वीं के अंदर राजस्थानी भाषा की किताब चलती है, वो पढ़ लीजिए, उसमें से भी 2-3 सवाल अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी किताबें मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ किसको कितने स्लॉट देने हैं। 1 स्लॉट आप इसको डेली दीजिए। ठीक है, आप इसको 3-4 घंटे भी दे सकते हैं, 2-3 घंटे भी दे सकते हैं। अगर आपका राजस्थान जी के बहुत आउटस्टैंडिंग है, मतलब जबरदस्त है, गलत होता ही नहीं है प्रश्न वहां पे, तो थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। आपका राजस्थान जी के थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा अधिक टाइम दे दीजिए, बट स्लॉट रख लो एक आप, जैसे मॉर्निंग में रख लिया तो मॉर्निंग में 2-3 घंटे, जैसा राजस्थान जी की बेहद कमजोर है तो 4-5 घंटे सुबह सुबह पूरा राजस्थान जी के पढ़े जाए बढ़िया। अब ये आपको सीईटी में भी फायदा दे देता है, हर जगह मोस्टली फायदा दे देता है। ठीक है, 1 स्लॉट आप इसको दे दीजिए, कंफर्म करके दे दीजिए। अब आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप इन दोनों को एक साथ स्लॉट दे दीजिए, 1 स्लॉट। ठीक है, 1 स्लॉट का मतलब क्या हुआ, जैसे 2-3 घंटे डेली आपने बढ़िया राजस्थान जी के सुबह सुबह पढ़ लिया, उसके बाद दोपहर के समय आपने जैसे खाना वाना खाया और फिर थोड़ी देर सो गए या फिर जो भी है, अब 3 से लेके या 2-2:30 बजे वापस खाना वाना खा के उठ गए और आप 2-2:30 से लेके शाम को 5-6 बजे तक अगर पढ़ते हैं तो आप है वो 2-3 घंटे का स्लॉट इसको दे दें। इसमें क्या करना है, इसमें मान लो कि जैसे टीचिंग मेथड है तो आपने टीचिंग मेथड स्टार्ट किए आज, पहले गणित के पढ़ लिए या सामाजिक के पढ़ लिए, पर्यावरण के या विज्ञान के पढ़ लिए, 15 दिन में आपने सारे पढ़ लिए, वो कर लिए। फिर आप आरटी देख लो, आरटी कर लिया, शैक्षिक परिदृश्य अभी छोड़ना थोड़े दिनों में, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड है तो बाद में क्या पता कुछ चेंजेस हो जाए। ये कर लिया, उसके बाद में मनोविज्ञान को शुरू कर दो, 15-20 दिन मनोविज्ञान पढ़िए, मतलब पूरी करिए, फिर आईसीटी पूरा करो, फिर वापस शिक्षण विधियों पे आओ, ऐसा साइकिलिंग सिस्टम से चलते रहो, इसमें भी ऐसे चलते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपको ये दोनों पोर्शन दिन में एक साथ चलेंगे तो ये आपके कितने हो गए, देखो 60 और 30, 90 और 160, मतलब 250 अंकों का कोर्स आपका एक साथ चलता रहेगा। अब आपको रात को अगर समय मिलता है 2-3 घंटे का, बहुत अच्छे पढ़ाकू है तो 1 स्लॉट आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको कैसे दे सकते हैं, रात का 1-2 घंटे दे सकते हैं आपको, जैसे मान लो कि 5-6 बजे तक ये पढ़ लिया, उसके बाद में आपने खाना वाना खा के रात को सोते वक्त थोड़ी गणित मिला ली, गणित पर्यावरण थोड़ा देख लिया, सोते सोते ही देख लिया, लाइट मूड में आप देखते रहो थोड़ा थोड़ा, इसको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जीके से मोस्टली चीज़ें जुड़ी हुई होती है। L1 में तो ये सब्जेक्ट इतने हार्ड होते नहीं है ना, और L2 में डेफिनेटली हार्ड होते हैं, तो L2 वालों को इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने पूरे दिन को ऐसे 3-3 घंटे में भी बांटते हैं ना, तो भी 8-9-10 घंटे का आपका शेड्यूल डेली बैठ जाता है। ये तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट फिक्स होगा, आप ज़्यादा उलझे हुए नहीं होंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिन को आप 3 स्लॉट में भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि नहीं सर 3 स्लॉट नहीं होते, मैं 2 स्लॉट में ही कर सकता हूँ, तो 1 स्लॉट इसको कर लो, 1 में ये 2 रख लो, फिर ये 1 बच जाता है, थोड़ी समस्या का कारण बनता है। तो ये कर सकते हो कि भाई आप इसको तो आपको टाइम देना ही है 1-2 घंटे, थोड़ा इसको भी देना है और विषय को भी देना है। कोशिश ये करिए कि आप 3 स्लॉट साथ में लेके चलिए और फिर आप पढ़ते जाइए बस। ठीक है, और रैंडम पढ़ते जाओगे और 4-5 बार जब पढ़ लोगे इसको तो आराम से इसका सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। ये पहली बार में बहुत टाइम लगेगा, 5-6 महीने भी लग सकते हैं, दूसरी बार में थोड़ा कम टाइम लगेगा, फिर अधिक नहीं लगेगा, है ना, और तीसरी बार चौथी बार पे आओगे तो फिर तब तक परीक्षा आ जाएगी और आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा ना, तब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बड़े आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई याद नहीं हो रहा है। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिसके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं, इससे कम सिलेबस क्या होगा, ये बहुत अधिक सिलेबस है। जिनके सिलेबस बहुत अधिक होते हैं उनके पेपर के लेवल जो है ना बहुत आसान आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो बहुत ही ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखिए, आपको बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे इनमें विद्वान बनने की कोशिश करोगे तो ये सब छूट जाएंगे, है ना। और अगर आप नॉर्मल देखोगे तो सारा अच्छा सा कर लोगे, और पेपर बेहद नॉर्मल आता है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। पेपर हार्ड कब आते हैं, जब सिलेबस छोटा हो। सिलेबस बहुत बड़े होते हैं ना, तो अब प्रश्न 150 बनाने, टॉपिक आपके 150 है, एक पार्ट से एक प्रश्न बनाना है। अब मुगल काल पूरा ही पढ़ लो, सवाल तो एक आएगा, हो सकता नहीं भी आए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी एक जगह लिखा हुआ है विषय में, तो इसमें हालांकि वो शामिल हो जाती है। अर्थव्यवस्था पूरी पढ़ोगे ना 3 महीने लगते हैं,
सवाल 1 आएगा, गारंटी नहीं आए, नहीं भी आए। तो थोड़ा सा समझदार बनना आप कि जिनका टॉपिक बहुत बड़ा है और सवाल 1 आधा आता है, उनको आप छोड़ भी सकते हो। ऐसा 10 नंबर का छोड़ दोगे ना तो कोई इशू नहीं है। जैसे राजस्थान के राजवंश है, राजवंश पूरे पढ़ लो आप, सवाल 1 या 2 आएंगे, वो आप पुराने पेपर मिला लोगे ना तब भी वो 2 सवाल सही हो जाएंगे। लेकिन उन्हीं राजवंशों को अगर आप किताब से पढ़ना शुरू करोगे तो वो आपके 10 नकेला ले लेता है। तब मैं कई स्टूडेंट को कहता हूँ राजस्थान के राजवंश छोड़ दो, आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था छोड़ दो, राजस्थान की राजव्यवस्था का बड़ा पार्ट छोड़ दो। अब इन तीनों टॉपिक को अगर आप करते हो तो 1 से 1.5 महीना लगेगा, और इन दोनों टॉपिक से खींच के 3 या 4 सवाल आते हैं, खींच के बता रहा हूँ। और अगर आप इसी समय को किसी और जगह यूटिलाइज करोगे तो 3-4 सवाल का गैप ऐसे ही निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इस हिसाब से समझदार बनने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से बांट के और अपने ऐसे 3 स्लॉट करके आप पढ़ सकते हो। अगर आप और भी बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी योजना में चेंजिंग ना करें, आप चलते रहें। अगर आप भ्रमित या समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको ऊंचा नीचा कर सकते हो। बाकी आपको पता है कि कोई एक योजना सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागू नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी क्षमता अलग होती है। किसी का ये पोर्शन बहुत अच्छा है तो वो क्यों स्लॉट देगा 3 घंटे इसको। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना। मैं तो आपको एक वे बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इनके लिए कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं और आपके या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, वो अपने अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं, उनके लिए ठीक है। ये ऑफलाइन वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके स्लॉट फिर कोचिंग के अनुसार चलते हैं। उनको तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको आप डेली घर जाके वापस बढ़िया से पढ़ें, याद करें, और उसके 1-2 स्लॉट तो कोचिंग में चले जाते हैं, फिर 2 स्लॉट बचते हैं। कोचिंग वालों को तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है उसी का डेली रिवीजन कर करके चले जाएं। डेली रिवीजन करें, उसका जितना आज पढ़ाया उतना याद करके फिर दूसरे दिन क्लास में जाएं। कोचिंग के टेस्ट ईमानदारी से दें और कोचिंग के कंटेंट को ऐसा रट लें डेली कि लास्ट तक आते आते सिलेबस कंठस्थ हो रखा हो आपने जो भी अपने रजिस्टर में लिखा है। कोचिंग वालों को तो मैं यही कहूँगा, उनको इस शेड्यूल में चलने की आवश्यकता है नहीं, ना वो चल पाएंगे। ये शेड्यूल उनके लिए जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, घर बैठ के अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और पुराने पेपर्स जो जैसे राजस्थान जीके के आते हैं, दिशा वगैरह के खूब सारे आते हैं, उनको लाए, जो टॉपिक कोचिंग में पढ़ाया है उसका घर जाके उसके सॉल्यूशन करें। उसमें से जो सवाल नहीं आते हैं तो दूसरे दिन गुरु सामग्री क्या यूज की जा सकती है, ठीक है। ठीक है, अपन सबसे पहले एक ही सामग्री की बात करें, ठीक है। अब अगर सामग्री में एक ही बात करें तो ए में राजस्थान का जीके कवर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने अपना जो स्रोत है वो बनाए रखें, बस मैं यही कहूंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अपना स्रोत प्लस आपको आरबीएससी की किताबें जरूर देखनी है रीट के लिए। राजस्थान बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसको BSER भी कह सकते हो। स्पेशली जैसे राजस्थानी भाषा की किताब आती है 11th-12th की, है ना। अब राजस्थानी भाषा की किताब आई थी पिछली बार और उसमें 4-5 सवाल आए थे पिछली बार। ये किताब है, ये 11th-12th में आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके राजस्थान की इतिहास संस्कृति की, राजस्थान बोर्ड की जितनी भी 9th-10th की राजस्थान अध्ययन की किताबें वगैरह जो आती है, और राजस्थान सामाजिक विज्ञान वगैरह, राजस्थान का जीके जहाँ जहाँ है वो किताबें ले सकते हो। उसकी आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो, है ना। आप जो भी है ये सारे कार्य कर सकते हो। आरबीएससी का सहारा जरूर ले, आप कोचिंग भी जा रहे हैं तब भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-5 मिनट आधे घंटे का टाइम लगता है, वहां से कुछ ऐसे अनछुए से फैक्ट आते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब शिक्षक और लेखक दोनों भले ये दावा कर लें कि हमने आरबीएससी बेस्ड पढ़ाया है, फिर भी आप उसको पढ़िए किताब को, क्योंकि अगर वो पढ़ाया भी है और लिखाया भी है, लेखक ने लिखा भी है कि मैंने आरबीएससी का सारा निचोड़ लिख लिया, तब भी आप किताब पढ़े, क्योंकि कई बार उनकी नज़र से कोई फैक्ट छूट जाता है। आपको पढ़ने में कोई टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा, इसको आप बेस बनाएं, ठीक है, पहली बात। और अपना स्रोत जो भी है वो ले लें। तीसरी बात, बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों से बचें आप। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे
आरपी व्यास है, राघवेंद्र मनोहर है, ये किताबें आप L1 L2 के लिए लेके बैठोगे ना तो आपको नुकसान नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। मैं इन किताबों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी भाव को समझना। जैसे आरपी व्यास है, अब उसमें आप 1857 की क्रांति पढ़ने बैठोगे तो उसमें लगभग 101 पेज है क्रांति के, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 70-80 से तो अधिक है। इतने कितने पेज एकीकरण में है, अब कब पढ़ोगे उसको, फिर उसके शॉर्ट नोट्स कब बनाओगे, फिर केवल राजस्थान जी की अकेला थोड़ी ना है, आपके पास 4 सेगमेंट है, मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से आप बचिए, कोशिश करिए। साथ में इसकी आपकी दिशा वगैरह की जो जीके की किताब आती है 2020 वगैरह, उसमें सारे ये आते हैं राजस्थान जीके के मैटर, उससे भरपूर अभ्यास कीजिए। जैसे ही पाठ पूरा होता है उससे आप प्रश्न मिलाइए, और हो सकता है तो आपके स्रोत से वगैरह में उस चीज़ को ऐड कर दीजिए। नोट्स बना रहे तो नोट्स में ऐड कर दीजिए, नोट्स बनाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि शॉर्ट में नोट्स होते हैं तो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी कोई बड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अगर कोचिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि ठीक है, पुराने प्रश्न दिशा में जब आप अभ्यास करोगे और कोचिंग से आपको, कोचिंग के कंटेंट से आपको अगर 80% 90% सवाल मिल रहे हैं, आप क्योंकि अभ्यास करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको, मुझे लगता है कि ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आरबीसी भले देख लेना। और अपना स्रोत में कोचिंग के नोट्स भी आ सकते हैं, अपना स्रोत में नाथ आ सकती है, दिंदवाल वगैरह जो भी आप पढ़ रहे हो सब आ सकती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट मैं कहूँगा यही कि जो भी देखो एक ही कंटेंट रखना, आरबीएससी के साथ में एक ही रखो। आप कोचिंग को रख रहे हो तो कोचिंग प्लस आरबीएससी, कोई गाइड लेके चल रहे हो नाथ वगैरह की या फिर कोई दिंदवाल की वगैरह की या फिर लक्ष्य की, पनोरमा की, तो एक प्लस आरबीएससी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, और एक प्रैक्टिस बुक। तो आपके पास में 3 चीज़ें ही होनी चाहिए बस, एक दिशा की या और भी कई आती होगी मार्केट में वो, प्लस एक आरबीएससी की किताब है, प्लस अपना कोई भी स्रोत जो भी आप पढ़ रहे हो, कोचिंग भी हो सकती है, आपकी कोई गाइड हो सकती है। तो पहले भाग के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें रखनी है आपको, और ये डेली आपको एक स्रोत देखना है। उसके बाद आता है दूसरा भाग, जिसमें टीचिंग मेथड और ये, ठीक है। अब अगर बी भाग की मैं बात करूं तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप बड़ी बड़ी किताबें लाओगे। अमीरचंद जैन की मैं कह दूं कि अमीरचंद जैन की शिक्षण विधियां ला के पढ़ लो, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो बेहतर तो क्या होता है, आरटीई का तो आप मूल प्रिंट निकाल लो, वाली मार्केट उसमें गूगल पे मिल जाएगा, और उसको आप मूल प्रिंट निकाल के पढ़ के प्रैक्टिस कर लो। शैक्षिक परिदृश्य अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट बेस्ड है, तो शायद बाद में काफ़ी चेंज हो जाए इसमें। और अब रही बात टीचिंग मेथड की, आप क्या करो, मार्केट में जितनी भी गाइड आती है ना, मंगल, फर्स्ट रैंक, लक्ष्य वगैरह जितनी भी आती है, उन सब गाइड मिलाकर अपने एक हैंड नोट्स बना दो। ठीक है, सारी गाइड को लाओ और उनमें से एक बढ़िया से 10-15 दिन बैठ के उसके नोट्स बना दो, फिर बार बार वो नोट्स ही पढ़ो बस। टीचिंग मेथड में इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य छोड़ दीजिए, आरटीई का मूल प्रिंट ला के पढ़ सकते हो आप। ठीक है, या कोई भी गाइड में आरटीई मिल जाएगा तो उसका प्रिंट करवा के, और मुझे लगता है कि मूल प्रिंट ले लो आप, और मूल प्रिंट में आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, मैं डाल दूंगा आपके, और आप उससे प्रिंट लेके पढ़ लेना, और गाइड को मिला के टीचिंग मेथड की नोट्स बना देना। फिर रहता है मनोविज्ञान और आईसीटी। ठीक है, मनोविज्ञान में आपका अपना स्रोत है, मैं वापस क्या बताऊं, किसी ने धीर जी की ले रखी होगी, किसी ने सिकवाल की ले रखी होगी, किसी ने और भी कई सारी किताबें आती है, वंदना जादौन की ले रखी होगी। तो जो भी आपके पास वो ठीक किताब है, और आप नए नहीं है ये मुझे पता है ना। तो जो भी स्रोत है उसको पढ़िए, समझिए और भरपूर उसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, सामग्री का चयन कैसे करना है इस पर अपन अलग कभी वीडियो बना देंगे, और आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे पहले वापस वही बात, आरबीएससी को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ में कोई टीचर का अगर आप सपोर्ट लेते हैं या कोई गाइड का सपोर्ट लेते हैं तो कोई लॉस वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका सपोर्ट ले सकते हो, आरबीएससी पढ़ लो, है ना। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना, सामान्य पढ़ना है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहराई से पढ़ोगे उतना ही आपको लॉस है, क्योंकि अध्यापक भर्ती में इतनी गहराई रहती नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हो आप। और
तो ये सारी चीज़ें अपने आप आसानी से हो जाएगी। इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, पर्यावरण के अलग, विज्ञान के अलग, गणित को अच्छे से मिलाया जा सकता है, भाषा को अच्छे से नोट्स शॉर्ट वोट तैयार किए जा सकते हैं। जो पोर्शन आपका इनमें से बहुत कमज़ोर है उनकी कोचिंग ले सकते हो आप। और अगर आप ऑफलाइन कहीं जा रहे हो तो पूरा ही कोचिंग से हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसमें आप लिमिटेड पढ़ सकते हैं, पूरा भी पढ़ सकते हैं। ये आपको डिसीजन लेने हैं। और मोटी बात तो ये है कि 3 स्लॉट बांटोगे, पढ़ोगे तो आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। इधर उधर भटकोगे तो ये कुछ भी होने वाला नहीं है। और रही बात स्रोतों की, तो आपके पास स्रोतों की कोई कमी नहीं है। तो इस हिसाब से चलोगे तो निश्चित तौर पे आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और अगर आप टारगेट लेके चलते हैं आगे कि 1-2 महीने अब आप इसके हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली एक बार आपका 3-4 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। अब इस विषय को लेके अध्यापक बन उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको लिए फ़ायदेमंद है तो उसको फॉलो कर लेना। मेरी जो बातें बताई उनको, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस रणनीति से चल रहे हैं उसी से चलते रहें, ठीक है। कोई फोर्सफुल वाली बात नहीं है, बस आपका भला होना चाहिए, भले कैसी भी हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे